सीयूटी इकोनॉमिक्स यूनिट नंबर 3 हम फर्स्ट पढ़ चुके हैं। यूनिट नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में जिसमें हमने पढ़ा था उत्पादन फलन के बारे में। यूनिट नंबर 3 के पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे लागत के बारे में। लागत क्या है, लागत के प्रकार, लागत की अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो कि आपके एग्जाम के लिए, सीयूटी एग्जाम के लिए जरूरी है। लागत वाले टॉपिक से लगभग 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन, तो ये 3 क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझो लागत किसे कहते हैं। लागत को इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट। क्या बोलते हैं? कॉस्ट। ठीक है, मतलब किसी भी वस्तु या सेवा के उत्पादन के लिए आप क्या करेंगे? साधन जुटाएंगे। क्या चाहिए आपको? साधन। तो साधन को खरीदना पड़ेगा या जुटाना पड़ेगा, उसके साधनों पर व्यय। तो साधनों को खरीदने के लिए जुटाने पर किया गया व्यय ही आपका क्या कहलाता है? लागत। अब लागत की गणना करनी आवश्यक है, क्योंकि बिना लागत के आपको पता कैसे चलेगा वस्तु कितने बनी है, उसको कितने में बेचें। तो लागत होना अनिवार्य है। तो लागत ध्यान में रखना, किसी भी वस्तु को उत्पादन करने के लिए उसके उत्पादन के साधनों पर किया गया व्यय होता है। अब लागत को समझे। लागत फलन क्या बताता है कि आपने उत्पादन की मात्रा कितनी है, कितना उत्पादन करना है और उत्पादन के लिए आप कितना खर्च कर रहे हैं। तो उत्पादन की मात्रा और उत्पादन लागत के बीच की जो संबंध होता है उसको लागत फलन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? लागत फलन, जो कि लागत और उत्पादन मात्रा की, उत्पादन मात्रा जैसे बढ़ती चली जाती है, लागतों की मात्रा भी बढ़ती चली जाती है, लेकिन वहाँ पर भी अलग अलग तरीके के लागत होते हैं। अब लागत को अगर वर्गीकृत किया जाए, लागत को बेसिकली 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। एक है मौद्रिक लागत, वास्तविक लागत और अवसर लागत। मौद्रिक लागत मनी कॉस्ट, रियल कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मौद्रिक लागत के बारे में। मौद्रिक लागत यानी कि ऐसी लागत जो मुद्रा के रूप में लिखी जा सकती है, ऐसी लागत जिसको पैसों के रूप में लिखा जा सकता है, या ऐसी लागत जिसको भुगतान दूसरों को किया जाता है, उसको हम मौद्रिक लागत के नाम से जानते हैं। मतलब साफ है कि फर्म द्वारा उत्पादन कार्य के लिए अगर मुद्रा के रूप में व्यय किया जा रहा है, तो मुद्रा के रूप में किए जाने वाले व्यय को, धन के रूप में किए जाने वाले व्यय को, पैसे के रूप में किए जाने वाले व्यय को मौद्रिक लागत के नाम से जानते हैं। उत्पत्ति के जितने भी साधन होते हैं, बेसिकली सभी साधनों का जो प्रतिफल है मुद्रा के रूप में भुगतान करना पड़ता है। जब आप अपने यहाँ पर काम करने के लिए लेबर चाहिए, उनको पेमेंट करोगे, उनको वेतन दोगे मुद्रा के रूप में। आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, कच्चा माल, उसको पेमेंट करना है, स्टेशनरी परचेज करना है, विज्ञापन करना है, किराया देना है, बिजली का खर्चा देना है। ओवरऑल सारे खर्चे आपके मुद्रा के रूप में होते हैं। तो वो सारे खर्चे जिसका भुगतान आप पैसों में मुद्रा के रूप में करते हैं, उसको मौद्रिक लागत के नाम से जानते हैं। तो मौद्रिक लागत तो समझ में आ गया। मौद्रिक लागत को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। मौद्रिक लागत को 3 वर्गों में बांटा जाता है। यूँ कहें मौद्रिक लागत के 3 अंग है, क्योंकि इन तीनों से मिलकर मौद्रिक लागत का निर्माण होता है। स्पष्ट लागतें, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, अस्पष्ट लागतें और सामान्य लाभ। इन तीनों को योग करेंगे, यानी कि स्पष्ट लागतें जिसको सन्निहित लागत कहते हैं या प्रत्यक्ष लागत भी बोलते हैं, अस्पष्ट लागत को असन्निहित लागतें या फिर अस्पष्ट लागतें बोलते हैं, अप्रत्यक्ष लागत बोलते हैं, और ये सामान्य लाभ। इन तीनों को जोड़ेंगे तो कुल मौद्रिक लागत का निर्माण होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पष्ट लागत। देखिए, जब आप साधनों का प्रयोग करते हैं तो साधन कहाँ से आते हैं? बाहर से। तो प्रत्यक्ष रूप से किसी बाहर के व्यक्ति को किया गया भुगतान मुद्रा के रूप में, उसको स्पष्ट लागतें कहते हैं। सिंपल लिखा हुआ है कि उत्पादक द्वारा उत्पादन क्रिया के दौरान जो दूसरों को पेमेंट करना पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष लागत या फिर स्पष्ट लागतें कहते हैं। जैसे कच्चा माल खरीदा तो उसके सप्लायर को हमने पेमेंट कर दिया, श्रमिक को हमने पेमेंट कर दिया उसका मजदूरी, ठीक है, अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे दिया, अपने रेंट दे दिया, ब्याज का भुगतान कर दिया, बिजली का बिल दे दिया, पानी का खर्चा, तमाम खर्चे जो किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं उसको स्पष्ट लागतें कहते हैं। जबकि कुछ लागतें ऐसी होती हैं जिनका भुगतान दूसरों को नहीं करना पड़ता, या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्टली उसको लिखा भी नहीं जाता है। जबकि उत्पादन प्रक्रिया में इन सब साधनों का प्रयोग हुआ है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कहीं लिखा नहीं गया, भुगतान नहीं किया गया। जैसे अगर किसान अपने खेत में खुद काम करता है तो अपनी मजदूरी को नहीं जोड़ता है। एक मालिक अगर खुद की ज़मीन है और वहाँ पर अपनी फैक्ट्री लगाता है, अपनी ज़मीन का किराया वो नहीं जोड़ता है। आपकी दुकान अपने खुद के घर में, तो दुकान का किराया आप लागतों में नहीं जोड़ते, जबकि उन सब का प्रयोग उत्पादन प्रक्रिया में हो रहा है। तो ऐसी लागतें जिनका भुगतान, जिनका प्रयोग
स्वामी के खुद के साधनों से हुआ है, खुद की सेवाओं से हुआ है, तो इस प्रकार की लागतों को हम अस्पष्ट लागतें कहते हैं, क्योंकि इनका भुगतान प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। तीसरा है सामान्य लाभ। सामान्य लाभ क्या होता है? लाभ लिखा है लेकिन लागत का हिस्सा क्यों? क्योंकि उत्पादन प्रक्रिया में अगर आपने पूंजी का प्रयोग किया है, पैसे लगाए हैं, इस आशा के लगाया है तो मिनिमम इतना पैसा तो भैया मिलेगा। तो सामान्य लाभ एक प्रकार का न्यूनतम लाभ है जो उत्पादन प्रक्रिया में बने रहने के लिए अनिवार्य है। अगर आपने पैसा लगा के एक मिनिमम रिटर्न भी नहीं ले पाए तो उत्पादन प्रक्रिया में बन ही नहीं सकते। तो इतना रिटर्न लेना ही लेना है, उसके ऊपर जो मिलेगा वो अतिरिक्त लाभ है। तो हर किसी को अतिरिक्त लाभ चाहिए, सामान्य लाभ तो चाहिए ही चाहिए, वो तो आपका उत्पादन का हिस्सा है, उससे ऊपर जो लाभ होते हैं वो अलग। इसलिए न्यूनतम लाभ को, सामान्य लाभ को लागत का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है वास्तविक लागत। अब उत्पादन प्रक्रिया में लोगों को प्रत्यक्ष रूप से भुगतान किया जाता है, मुद्रा के रूप में जिनका कैलकुलेशन किया जाता है। केवल मौद्रिक लागतें होती हैं क्या? ऐसा नहीं है। आपके लिए यहाँ पर आपका मैनेजर काम कर रहा है, काम करने के बदले में आप उसको सैलरी दे रहे हैं, चलो ठीक है। आप खुद सोचिए, सैलरी लेने के लिए वो 30 दिन काम करता है, 30 दिन का इंतज़ार करता है, 30 दिन तक इंतज़ार त्याग करता है, उसकी कितनी मानसिक संतुलन उसको बिठाना पड़ता होगा। परिवार छुट्टी के बाद घर जाता है, आप काम देते हैं तब काम छोड़ के वो अपने इसी काम में लग जाता है। इसका मतलब होता है अपनी मानसिक स्थिति को अपने काम पे लगा रहा है, जबकि परिवार को समय। तो वो सब चीज़ जो उत्पादन प्रक्रिया में जो एम्प्लॉयज़ है, जो कष्ट हो देते हैं, जो त्याग सहन करने पड़ते हैं, जो इंतज़ार करना पड़ता है, उन सब की लागत को भी एक लागत माना जाता है। और प्रोफेसर मार्शल ने उसको सामाजिक लागत के नाम से जानते हैं। और मौद्रिक लागत और सामाजिक लागत दोनों का प्रयोग होता है उत्पादन करने के लिए। कोई त्याग नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, परिश्रम नहीं होगा, तो मौद्रिक लागत का भी कोई मतलब नहीं हुआ। नेक्स्ट है अवसर लागत। अवसर लागत उत्पादन प्रक्रिया में हमेशा चाहता है कि हम अधिक से अधिक जो है मात्रा का उत्पादन करें। तो जो भी साधन हम अवेलेबल होते हैं, उन साधनों के प्रयोग के कई सारे विकल्प मौजूद होते हैं। तो सभी विकल्पों में से हम क्या करते हैं? सर्वश्रेष्ठ विकल्प का प्रयोग करते हैं ताकि हम अधिकतम उत्पादन का प्रयोग करें। तो अगर हमारे पास दो साधन है ए और बी, तो अगर हमने ए का उत्पादन प्रयोग कर रहे हैं और बी का प्रयोग करने से अधिक फायदा मिलता है तो हम एक की जगह बी का प्रयोग करेंगे। तो एक के प्रयोग के लिए दूसरे की मात्रा में की गई त्याग, उसको हम अवसर लागत के नाम से जानते हैं। अब बात करेंगे लागत की अवधारणाएं, क्योंकि हमने पढ़ा था उत्पादन फलन में कि अल्पकाल में साधन दो प्रकार है। लागत साधनों पर किया गया है। जब साधन को ही वर्गों में बांटा जाता है तो लागत को भी अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है। समय के आधार पर दो प्रकार की लागतें होती हैं, एक अल्पकालीन लागतें और एक दीर्घकालीन लागतें। अल्पकाल में उत्पादन के दो प्रकार के साधन होते हैं, स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन। तो साधनों पर किया गया व्यय भी लागत हुआ। तो अल्पकाल में लागतें भी दो प्रकार की होती हैं। कौन सी लागतें? स्थिर लागतें और परिवर्तनशील लागत। जबकि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, इसीलिए उत्पादन में केवल परिवर्तनशील लागत, दीर्घकाल में केवल परिवर्तनशील लागतें ही होती हैं। जब हम सीयूटी की बात करते हैं, केवल अल्पकालीन लागतों को ही रखा गया है, बाकी को हटा दिया गया है। पिछले साल था, इस साल नहीं है। अल्पकाल में उत्पादन लागत को 3 वर्गों में बांटा जाता है। एक होता है कुल लागत, एक है औसत लागत और एक है सीमांत लागत। कुल लागत के 2 अंग हैं, कुल स्थिर लागत टोटल फिक्स कॉस्ट, कुल परिवर्तनशील लागत टोटल वेरिएबल कॉस्ट। औसत लागत के भी 2 घटक है, औसत स्थिर लागत AFC और औसत परिवर्तनशील लागत AVC और फिर सीमांत लागत यानी कि मार्जिनल कॉस्ट। कुल स्थिर लागत किसे कहते हैं? उत्पादन के सभी प्रकार के स्थिर साधनों पर किया गया व्यय कुल स्थिर लागत कहते हैं। ध्यान में रखना है, उत्पादन की मात्रा पर इन व्ययों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब उत्पादन क्रिया से ये अप्रभावित होता है। उत्पादन हो या ना हो, बिक्री हो या ना हो, ये लागतें अपनी जगह पर स्थिर होती है, इनका व्यय करना ही पड़ता है। जैसे आपने अपने उत्पादन प्रक्रिया के लिए आपने कमरा किराए पे ले रखा है, आप उत्पादन शुरू करें या ना करें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हर महीने आपको किराया देना ही पड़ेगा। आपने लोन ले रखा है, आपका उत्पादन हो या ना हो, लोन का जो किस्तें आपको देनी पड़ेगी। तो इस प्रकार की लागतें जो उत्पादन की प्रक्रिया से अप्रभावित होती हैं, हमेशा स्थिर रहती हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता है,
उसको कुल स्थिर लागत के नाम से जाना जाता है। इसलिए कुल स्थिर लागत हमेशा एक्स एक्सिस के समानांतर होता है, इस प्रकार से बनाया जाता है। गणना के हिसाब से देखें, कुल स्थिर लागत की अगर गणना करनी है तो कुल लागत में से कुल परिवर्तनशील लागत को घटा दिया जाएगा, या फिर कुल स्थिर लागत की गणना अगर एवरेज औसत परिवर्तनशील लागत दे रखा है, औसत स्थिर लागत दे रखा है, तो उत्पादन की मात्रा से गुणा कर देंगे। ठीक है। दूसरी है कुल परिवर्तनशील लागत। ये वो लागतें होती हैं जो उत्पादन के परिवर्तनशील लागतों पर व्यय किया जाता है। परिवर्तनशील लागतें मतलब उत्पादन प्रक्रिया में हमें कच्चा माल चाहिए, श्रमिक चाहिए, अलग अलग जो उत्पादन प्रक्रिया में डायरेक्टली इंक्लूड होते हैं। तो परिवर्तनशील साधनों पर किए गए व्यय को कुल परिवर्तनशील लागत के नाम से जानते हैं। उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ इन लागतों में वृद्धि होती है। उत्पादन नहीं हुआ तो ये लागतें भी शून्य होती हैं। इसलिए उत्पादन के साथ साथ इन लागतों की मात्रा भी हमारी बढ़ती चली जाती है, नीचे की ओर ऊपर चढ़ता हुआ चला जाता है। अगर हम इसके कैलकुलेशन की बात करते हैं, कुल परिवर्तनशील लागत होता है कुल लागतों में से कुल स्थिर लागत को घटा दिया जाता है। ठीक है। तो ये दो लागतें हो गई। अब नेक्स्ट है कुल लागत। कुल लागत उत्पादन प्रक्रिया में किए गए सभी प्रकार के लागतों का योग होती है। मतलब किसी वस्तु के उत्पादन के लिए किए गए सभी प्रकार के व्ययों का योग कुल लागत होता है। इसका मतलब होता है अगर कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत को जोड़ दिया जाए तो कुल लागत की प्राप्ति होती है। इन दिनों का योग होता है। अगर ग्राफिकल वे में समझें तो कुल स्थिर लागत एक्स एक्सिस के समानांतर होता है। कुल परिवर्तनशील लागत 0 से शुरू होकर ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होता है। और इन दोनों को शुरू करेंगे तो जिस बिंदु पर TFC होता है उस बिंदु से शुरू होकर फिर ये कुल परिवर्तनशील लागत के साथ साथ ऊपर की ओर बढ़ता चला जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे अल्पकालीन औसत लागतें। प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहते हैं, यानी कि एक इकाई के उत्पादन के लिए जो व्यय होता है, खर्चा होता है, उसे औसत लागत के नाम से जानते हैं। औसत लागत की प्राप्ति कुल लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग करके प्राप्त होता है। इसका मतलब TC को Q से भाग करेंगे तो हमें औसत लागत की प्राप्ति होती है। और औसत लागत वक्र हमेशा U आकृति होता है, पहले उत्पादन के साथ साथ कम होता चला जाता है, फिर बढ़ता हुआ चला जाता है। अब औसत लागत की गणना हम इस प्रकार से कर सकते हैं, ये कुल स्थिर लागत औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत के योग के बराबर होती है। अब नेक्स्ट है औसत स्थिर लागत। कुल स्थिर लागत को उत्पादन की इकाइयों से भाग करने के बाद, ठीक है, AFC प्राप्त होता है, यानी कि कुल स्थिर लागत डिवाइडेड बाय कुल लागत। क्योंकि उत्पादन के साथ साथ उत्पादन की मात्रा बढ़ती चली जाती है लेकिन कुल स्थिर लागत में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए ये धीरे धीरे कम होता रहता है। कम होने के कारण ये ऊपर से शुरू होता है और नीचे की ओर आता रहता है। और इस आकृति को हम जो है आयताकार अति परवलय का नाम से जानते हैं। देन आयताकार अति परवलयकार की आकृति कौन सी होती है, तो आपका आंसर होगा औसत स्थिर लागत। ठीक है। नेक्स्ट है औसत परिवर्तनशील लागत। कुल परिवर्तनशील लागत को उत्पादन की इकाइयों से भाग देकर जो आकृति प्राप्त होती है, जो राशि प्राप्त होती है, उसे औसत परिवर्तनशील लागत कहते हैं, जो उत्पादन की इकाइयों के साथ साथ धीरे धीरे घटता रहता है, फिर बाद में बढ़ता रहता है, और ये भी U आकृति का होता है। नेक्स्ट है सीमांत लागत। सीमांत का मतलब होता है एक अतिरिक्त, मतलब एक अतिरिक्त इकाई की उत्पादन के लिए जो अतिरिक्त लागत लगती है उसे सीमांत लागत कहते हैं। यूँ कहे उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई के लिए कुल उत्पादन में कुल लागत में जो भी परिवर्तन होता है उसको सीमांत लागत के नाम से जानते हैं। सीमांत लागत हमेशा परिवर्तनशील लागतों पर निर्भर करता है, क्योंकि लागतों में परिवर्तन होगा तभी सीमांत लागत की गणना होती है। तो सीमांत लागत की गणना कुल लागत से भी होती है, कुल परिवर्तनशील लागत से भी की जाती है इस प्रकार से। या फिर इसका दूसरा फार्मूला होता है MC = डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q, या फिर हम कह सकते हैं डेल्टा TBC अपॉन डेल्टा Q। फार्मूला याद रखिएगा क्योंकि MCQ में फार्मूला आता है। इसकी आकृति भी U आकृति का होता है, पहले कम होता है फिर बढ़ता हुआ चला जाता है। नेक्स्ट है हमें समझना पड़ेगा औसत लागत और सीमांत लागत में क्या संबंध है। संबंधों की बात करते हैं, दोनों के बीच में प्रत्यक्ष संबंध होता है। औसत लागत और सीमांत लागत दोनों की गणना कुल लागत से होती है, जहां पर औसत लागत की गणना TC/Q और सीमांत लागत की गणना डेल्टा TC/डेल्टा Q से होता है। इसके आगे संबंध की बात करते हैं, जिस समय उत्पादन में वृद्धि होती है औसत लागत और सीमांत लागत दोनों ही कम होते हैं, लेकिन उस समय कम होते वक्त सीमांत लागत औसत लागत से ज़्यादा कम होती हैं। लेकिन एक समय ऐसे होता है कि औसत लागत न्यूनतम बिंदु पर पहुंच जाता है, उस समय सीमांत लागत और औसत लागत दोनों ही आपस में क्या होते हैं, एक समान हो जाते हैं।
और जब ये दोनों समान होते हैं उसके बाद औसत लागत बढ़ने लगती है। जब औसत लागत बढ़ने लगती है, सीमांत लागत की बढ़ने की रफ्तार उससे ज़्यादा होती है और सीमांत लागत अंत में ज़्यादा हो जाती है औसत लागत से। तो ये इसके बीच में कुछ प्रमुख संबंध है। अगर ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गया तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, शेयर कर दो अपने दोस्त में जो लोग भी COT की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पहले नोट्स पढ़ रहे हैं, उसके बाद लगातार प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे, प्रैक्टिस सेट क्योंकि कुछ दिनों के अंदर हम अपने सारे नोट्स कवर कर लेंगे, क्योंकि नोट्स कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा तो आप MCQs भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तब तक के लिए विदा लेता हूं आप लोगों से, वेट कीजिएगा मेरे नए वीडियो का। थैंक यू।